ZBC सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। मार्को रूबियो और साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर गजा बोर्ड ऑफ पीस के रुकन नामजद। सदर ट्रंप ने कहा है कि फांसियों की मनसूखी से गहरा असर पड़ा। ईरान पर हमला ना करने के लिए खुद को कायल किया। As you know, Iran canceled the hanging of over 800 people. They were going to hang over 800 people yesterday, and I greatly respect the fact that they canceled. डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की मुखालफत करने वाले मुमालिक पर टैरिफ आयद करने की धमकी। And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. कनाडा और चीन के दरमियान दो तरफा महसूलात में कमी का ऐलान। Our relationship has progressed in recent months with China. It is more predictable, and you see results coming from that. रूस की ईरान और इसराइल को सालसी की पेशकश। कनाडा की तारीख की सबसे बड़ी सोने की डकैती में एक अहम गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इंडियन पंजाब में मुकीम मुलजिम की तलाश। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में बैंक डकैतियां, पुलिस स्टेशन पर हमला और 12 शिद्दत पसंदों की हलाकत। जानिए खारान में मुसल्लह अफराद के हमले के दौरान ऐनी शाहिदीन ने क्या देखा। खारान शहर में गुज़िश्ता रोज मुसल्लह अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद आई थी। वहाँ आके मुकामी लोगों से हमारी बात हुई और जो पुलिस हुकाम थे उनसे भी बात हुई, लेकिन उन्होंने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पे हमसे बात की। ये भी जानिए कि इमरान खान ने अपने असम्बली अरकान की बजाय महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर क्यों चुना और इससे पीटीआई को क्या फायदा होगा। पीटीआई के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मज़ाहमत के बाद मफाहमत ही होती है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा में मुतवक्के फौजी ऑपरेशन पर वजीर आला सुहेल आफरीदी को क्या गिला है। ये शोर कभी बन्नू में कर्फ्यू पे तो नहीं मचाया गया, ये कभी शुमाली वजीरिस्तान पे नहीं बनाया गया, ये कभी खैबर पे नहीं मचाया गया, ये सिर्फ तीरा पे मचाया गया, क्योंकि वहाँ ड्रग डीलिंग है बहुत बड़ी, और वो जो ड्रग डीलर्स हैं उनका पैसा इस वक्त हमें सोशल मीडिया पे चलता नजर आ रहा है। इसके अलावा वसअतुल्लाह खान का कॉलम बात से बात भी आज के सैरबीन में शामिल है, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और बरतानिया के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर को गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के 2 बानी अराकीन के तौर पर नामजद किया है। व्हाइट हाउस ने जुमे को एक बयान में कहा कि ट्रंप के मशरक़ वुस्ता के लिए एलची स्टीव विटकॉफ और सदर के दामाद जैरेड कुशनर भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हिस्सा होंगे। ट्रंप बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे, जो इसराइल और हमास के दरमियान जंग के खात्मे के लिए उनके 20 नुकाती मंसूबे का हिस्सा है। तवक्को है कि ये बोर्ड आर्जी तौर पर गजा का इंतजाम चलाने और उसकी तामीर नौ का इंतजाम करेगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में एक निजी इक्विटी फर्म के सरबराह मार्क रोवन और वर्ल्ड बैंक के सरबराह अजय भंगा और अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट गैब्रियल भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि हर रुकन के पास एक ओहदा होगा और ये गजा के इस्तेकाम और तवील मुद्दती कामयाबी के लिए अहम होगा। सदर ट्रंप ने जुमेरात को कहा था कि गजा के हवाले से बोर्ड तश्कील दे दिया गया और ये अब तक तश्कील दिया जाने वाला सबसे बावकार बोर्ड है। व्हाइट हाउस के मुताबिक बोर्ड के मजीद अरकान के नामों का ऐलान आने वाले दिनों में किया जाएगा। टोनी ब्लेयर 1997 से 2007 तक बरतानिया के वजीर आजम रहे हैं और सन 2003 में अमेरिका की इराक में जंग में उसके अहम इत्तहादी थे। ओहदा छोड़ने के बाद उन्होंने अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, रूस और अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मशरिक़ वुस्ता के एलची के तौर पर खिदमात भी सरंजाम दी हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने 800 से ज्यादा अफराद की मुतवक्के फांसियों को मनसूख कर दिया, जिसका उनके बकौल उन पर गहरा असर पड़ा और इसी बुनियाद पर उन्होंने ईरान पर हमला न करने का फैसला खुद किया। व्हाइट हाउस के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि उन्हें किसी अरब या इसराइली रहनुमा ने कायल नहीं किया, बल्कि ये उनका जाती फैसला था। Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में जम करने के मंसूबे की मुखालफत करने वाले ममालिक को टैरिफ आयद करने की धमकी भी दी है।
उनका कहना था कि जो ममालिक इस मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे उन पर दरामदी टैक्स लगाए जा सकते हैं। ताहम उन्होंने ना तो ममालिक के नाम बताए और ना ही कानूनी तरीकाकार की वजाहत की। वाज़ेह रहे कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का नीम खुद मुख्तार इलाका है और डेनमार्क ने ट्रंप के इस मंसूबे को नाकाबिल कबूल करार दिया है, जबकि ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक अहमियत के बाइस ये मामला आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बना हुआ है। And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. I'll take you out of that. In fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने एक बार फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा है कि उनकी नजर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान में होने वाले एहतजाज के असल मुजरिम हैं। आयतुल्ला खामनाई ने ईरान के मजहबी त्यौहार की तकरीब में अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान अमेरिकी सदर को उन जानी व माली नुकसानात और बहुतान तराशी के लिए कसूरवार समझता है जो उन्होंने ईरानी कौम पर ढाए हैं। خود رو با او شریک بداند با آن ملت مظلوم و زیر ستم، با او کمک کند، با او همکاری کند تا دشمن اونجا موفق نشه. اگر دولت اونجا موفق میشد بشود میاد سراغ این نقطه بعدی. ما مسلمان ها याद रहे खामनाई ने तेहरान में करेंसी की कदर में कमी से शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहरों के बाद अपनी पहली तकरीर में मुजाहिरीन को फसादी करार दिया था और कहा था कि उन्हें उनकी जगह पर रखना जरूरी है। दूसरी जानिब ईरानी पुलिस ने सुबह गिलान में हालिया एहतजाजी मुजाहरों के दौरान 1500 से ज्यादा अफराद की गिरफ्तारी का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में से तकरीबन 50 अफराद एहतजाज की क़यादत में मुलव्वस थे, जबकि हुकाम मुजाहिरीन और फसादियों में फर्क पर जोर दे रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक इराकी वजीर खारिजा फवाद हुसैन इतवार 18 जनवरी को तेहरान का दौरा करेंगे, जहां वो ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची और दीगर हुकाम से मुलाकात करके खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। उधर ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि आज से मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। इंटरनेट सर्विसेज की बहाली का ऐलान पासदारान इनकलाब ने अपने टेलीग्राम चैनल पर किया। इससे कबल इंटरनेट की निगरानी करने वाली एक आलमी तंजीम नेट ब्लॉक्स ने सनीचर के रोज कहा कि आज सुबह से इंटरनेट की ट्रैफिक में मामूली बेहतरी आई है। नेट ब्लॉक्स का कहना है कि इजाफे के बाद भी इंटरनेट ट्रैफिक बंदिश से कबल के मुकाबले में महज 2% है। ईरान में हालिया हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के बाद से इंटरनेट की सर्विसेज मुअत्तल हैं। ये हालिया बरसों में इंटरनेट की सबसे तवील बंदिश है। चीनी सदर शी जिनपिंग और कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने बीजिंग में अहम मुलाकात के बाद तिजारती मुआहदे के तहत महसूलात में कमी का ऐलान किया है। इस हवाले से चीन ने कैनेडियन कैनोला ऑयल पर महसूलात 85% से कम करके 15% करने का ऐलान किया है, जो 1 मार्च से नाफिज होगा, जबकि कनाडा ने चीनी बरकी गाड़ियों पर महसूलात को 6.1% पर मुकर्रर करने पर इतफाक किया है। ये मुआहदा बरसों से जारी कशीदा ताल्लुकात और एक दूसरे पर जवाबी महसूलात के बाद एक बड़ी पेशरफ्त समझा जा रहा है। चीनी सदर ने इसे ताल्लुकात में अहम मोड़ करार दिया, जबकि तकरीबन एक दहाई बाद चीन का दौरा करने वाले पहले कैनेडियन रहनुमा वजीर आजम कार्नी के लिए भी ये एक बड़ी कामयाबी है। मार्क कार्नी तवील अरसे से कनाडा की तिजारत को अपने सबसे बड़े तिजारती शराकतदार अमेरिका पर इन्हिसार करने से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश उस वक्त मजीद अहमियत इख्तियार कर गई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बार बार बदलती हुई महसूलात की पॉलिसी ने गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी थी। चीन और कनाडा के दरमियान हालिया तिजारती मुआहदा न सिर्फ महसूलात में कमी का बाइस बना है, बल्कि इससे कनाडा में चीनी सरमायाकारी में इजाफे की भी तवक्को की जा रही है। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने इंदिया दिया है कि ये पेशरफ्त दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की महसूलात की पॉलिसियों का नतीजा है, जिन्होंने अमेरिका के एक अहम इत्तेहादी को उसके सबसे बड़े हरीफ की तरफ धकेल दिया है। मार्क कार्नी ने साफियों को बताया कि चीन के साथ ताल्लुकात हालिया महीनों में ज्यादा हकीकत पसंदाना और बेहतर रहे हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि ओटावा हर मामले में बीजिंग से मुत्तफिक नहीं है। उनके मुताबिक सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में उन्होंने कनाडा की रेड लाइन पर जोर दिया, जिनमें इंसानी हुकूक, इंतखाबात में मुदाखलत के खदशात और हिफाजती इक़दामात भी शामिल हैं। With China, but yes, in terms of the way that
our relationship has progressed in recent months with China. It is more predictable, and you see results coming from that. अपने 3 रोजा दौरे के आगाज में कैनेडियन वजीर आजम ने कहा था कि कनाडा और चीन की शराकतदारी दोनों ममालिक को नए आलमी निजाम के लिए तैयार करने जा रही है। जुमे को बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीनी और कैनेडियन वफूद की मुलाकात के दौरान सदर शी ने कहा कि चीन और कनाडा के ताल्लुकात की बेहतरी और मुस्तहकम तरक्की दुनिया के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए सूदमंद होगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की और इस दौरान दोनों ममालिक को सालसी की पेशकश भी की है। क्रेमलिन के मुताबिक इन टेलीफोन कॉल्स में सदर पुतिन ने जोर दिया कि रूस सालसी की कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है। क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने साफियों को बताया कि मास्को ईरानी सदर के साथ इस टेलीफोनिक गुफ्तगू के नताइज का बहुत जल्द ऐलान करेगा। उन्होंने दावा किया कि रूसी सदर कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। कनाडा की तारीख की सबसे बड़ी सोने की डकैती के केस में पुलिस ने एक और अहम पेशरफ्त करते हुए 43 साला अरसलान चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पेल रीजनल पुलिस के मुताबिक मुलजिम को दुबई से टोरंटो पहुंचने पर हिरासत में लिया गया, जिस पर चोरी, जराइम से हासिल शुदा जायदाद रखने और संगीन जुर्म की साजिश के इल्जामात आयद किए गए हैं। याद रहे कि ये वारदात 17 अप्रैल 2023 को टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन में पेश आई थी, जहां जाली एयरवे बिल के जरिए तकरीबन 400 किलोग्राम सोना और 25 लाख कैनेडियन डॉलर मालियत की गैर मुल्की करेंसी ट्रक में लाद कर ले जाई गई थी। पुलिस के मुताबिक अब तक 10 मुल्जमान की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि 2 अफराद ताहाल मफरूर हैं, जिनमें एक इंडियन पंजाब में मुकीम नौजवान भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि चोरी शुदा सोने का कुछ हिस्सा पिघला दिया गया, जबकि कुछ मुल्क से बाहर मुंतकिल हो चुका है, जिसकी बाजियाबी मुश्किल साबित हो रही है। इस केस की तहकीकात ऑपरेशन 24 कैरेट के तहत जारी है और आवाम से ताउन की अपील भी की गई है। A short time later, a forklift arrived with a container of gold and foreign currency and loaded it into the rear of the suspect's truck. पाकिस्तानी फौज का कहना है कि बलोचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेज के एक ऑपरेशन में फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 12 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। पाकिस्तान की फौज की जानिब से यह बयान एक ऐसे वक्त में जारी किया गया जब बलोचिस्तान के जिला खारान में जुमेरात को मुसल्लह अफराद के हमले ने इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया था। मुसल्लह अफराद की जानिब से दिन दिहाड़े सरकारी और निजी बैंक लूटने और अमलाक को नुकसान पहुंचाने की भी तस्दीक हुई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खारान शहर और इससे मुल्हिका इलाकों में तवील अरसे से बदअमनी के वाकयात पेश आ रहे हैं। तहम जुमेरात के रोज शहर में मुसल्लह अफराद की बड़ी तादाद के दाखिल होने और मुख्तलिफ इलाकों में हमले अपनी नौयत का पहला वाकया था। मुसल्लह अफराद के हमले में न सिर्फ शहर में सिटी पुलिस स्टेशन और इसमें मौजूद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, बल्कि इस हमले के नतीजे में वहां हवालात में मौजूद कई कैदी भी फरार हो गए। मुसल्लह अफराद ने शहर में एक सरकारी बैंक समेत 3 निजी बैंकों को भी निशाना बनाया और वहां से सरकारी हुकाम के मुताबिक लाखों रुपए छीनकर फरार हो गए। मुतअद्दिद बार कोशिश के बावजूद खारान में पुलिस और इंतजामिया के दीगर हुकाम ने इस हवाले से कोई मौकफ नहीं दिया, लेकिन जुमे की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने दावा किया कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 12 हमला आवर मारे गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 अफसर भी जख्मी हुए हैं। बातज़ा पाकिस्तानी फौज के शोबा तालुकात आमा यानी ISPR ने अपने बयान में कहा कि 15 से 20 शिद्दत पसंदों ने खारान में पुलिस स्टेशन, नेशनल बैंक और हबीब बैंक की इमारतों पर हमला किया, जिस दौरान उन्होंने बैंकों से 34 लाख रुपए की डकैती भी की। मजीद तफसील जानिए कोयटा से मोहम्मद काजिम से। खारान शहर में गुज़िश्ता रोज मुसल्लह अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद आई थी। वहाँ आके मुकामी लोगों से हमारी बात हुई और जो पुलिस हुकाम थे उनसे भी बात हुई, लेकिन उन्होंने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पे हमसे बात की। मुकामी लोगों और पुलिस के जो एहलकार थे उनका कहना था कि जो मुसल्लह लोग आए वो गाड़ियों में भी थे, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी तादाद मोटरसाइकिलों पर सवार थी। उन्होंने बताया कि ये लोग शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पोजीशन संभाली और इनकी अच्छी खासी तादाद शहर के मरकजी इलाकों में आई। और एक ऐनी शाहिद ने बताया कि उन्होंने जो नेशनल बैंक का इलाका है वहाँ फायरिंग की आवाज़ ही सुनी और
ایک دھماکے کی بھی آواز سنی تو ان کو پہلے یہ خیال آیا کہ شاید کوئی ٹرانسفارمر پھٹ گیا جس کی وجہ سے دھماکے کی آواز آئی. لیکن انہوں نے بتایا کہ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ بینک کے باہر مسلح لوگ کھڑے تھے اور بینک کے اندر بھی وہ داخل ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ نیشنل بینک کے علاقے کے علاوہ جو دیگر علاقوں سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی ان میں ریڈ زون کا علاقہ تھا اور سٹی پولیس اسٹیشن کا علاقہ بھی شامل تھا. پولیس کے حکام اور جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے بتایا چونکہ آج صبح جو سیکورٹی فورسز تھے انہوں نے خاران شہر کا کنٹرول سنبھال لیا جس کی وجہ سے وہ ریڈ زون اور باقی علاقوں میں نقصانات کی تفصیل حاصل نہیں کر سکے. تاہم جو پولیس اسٹیشن میں جو نقصان ہوا تھا انہوں نے اس کی تفصیل بتائی. پولیس کے اہلکاروں نے بتایا کہ جو مسلح افراد تھے وہ انہوں نے پہلے سٹی پولیس اسٹیشن کے باہر شدید فائرنگ کی اور اس کے بعد وہ لوگ پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ وہاں جو گاڑیاں کھڑی تھی پولیس کی اور باقی جو گاڑیاں تھی انہوں نے فائرنگ کر کے ان کو نقصان پہنچایا. اس کے علاوہ وہاں جو اسلحہ تھے پرانے ان کو بھی وہاں جو یاتا تھا پولیس اسٹیشن کا وہاں ان کو جو ہے نا نقصان پہنچایا اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس اسٹیشن سے وہ اسلحہ بھی لے گئے. جو عینی شاہدین تھے انہوں نے بتایا کہ جو مرکزی علاقے تھے ان علاقوں میں مغرب تک انہیں فائرنگ اور جو دھماکے تھے ان کی آوازیں سنائی دی. تاہم مجموعی طور پر جو شہر کے گرد و نواح کے علاقے تھے اسپتال کا علاقہ تھا اس میں رات تقریباً 10 بجے تک فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں. پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کی منظوری کے بعد محمود خان اچکزئی کو قائد حزب اختلاف مقرر کر دیا گیا ہے جس کا نوٹیفیکیشن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے جاری کر دیا ہے. یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب تحریک انصاف کے اپنے تقریباً 70 ارکان قومی اسمبلی موجود ہیں. تاہم اس کے باوجود عمران خان نے اپنی جماعت کے رکن کی بجائے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کیا. سیاسی مبصرین کے مطابق محمود اچکزئی ایک سینئر اور قد آور سیاستدان ہیں اور اپوزیشن اتحاد یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت بھی کر رہے ہیں جس سے پی ٹی آئی کو پارلیمانی سطح پر تقویت مل سکتی ہے اور حکومت کے ساتھ آئینی تقرریوں اور مشاورت کا راستہ بھی کھلے گا. تاہم بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان کے جارحانہ موقف کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے تجزیہ کار سلمان غنی کا کہنا تھا کہ محمود اچکزئی کی تقرری سے تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کے بقول محمود اچکزئی بھی عمران خان کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے معاملے پر جارحانہ موقف رکھتے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے ارکان بظاہر ایک متوازن پالیسی کے خواہاں ہیں. سلمان غنی کا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان نے نیم دلی کے ساتھ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنایا. محمود اچکزئی کے خیالات عمران خان سے ملتے ہیں لہٰذا ان کے اپوزیشن لیڈر بننے سے تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھیں گی. سلمان غنی مزید کہتے ہیں کہ محمود اچکزئی افغانستان اور خیبر پختونخوا کے معاملات پر ایک خاص موقف رکھتے ہیں اور جب وہ ایوان میں اس پر بات کریں گے تو اس سے تناؤ بڑھے گا. وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مثال ہے جس میں پارٹی لیڈر نے اپنی پارٹی کے ارکان اسمبلی کو نظر انداز کر کے ایک دوسری پارٹی کے رکن اسمبلی کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا. یہ تقرری اس تاثر کو بھی جنم دے رہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محدود سطح پر سیاسی مفاہمت کا آغاز ہو رہا ہے جبکہ آنے والے دنوں میں چیف الیکشن کمشنر اور دیگر اہم آئینی عہدوں پر تقرریوں کے تناظر میں اپوزیشن لیڈر کا کردار غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ 77 سالہ محمود خان اچکزئی کئی دہائیوں سے پاکستان کی سیاست میں سرگرم ہیں. بلوچستان کے علاقے قلعہ عبداللہ میں پیدا ہونے والے محمود اچکزئی متعدد بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں جبکہ ملک میں چلنے والی متعدد تحریکوں میں بھی وہ پیش رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے بات چیت ضروری ہے اور مزاحمت کے بعد بھی مفاہمت ہی راستہ ہے. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ عمران خان نے مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی کو دے دیا ہے اور وہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں.
इस मौके पर एक साफी ने सवाल किया कि क्या वो फवाद चौधरी की नेशनल डायलॉग कमेटी का हिस्सा बनेंगे, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो पीटीआई के वाइस चेयरमैन हैं और पार्टी पॉलिसी से हट नहीं सकते। फवाद चौधरी से मुलाकात के सवाल पर कुरैशी ने कहा कि वो और फवाद चौधरी एक ही पार्टी में रहे हैं। अस्पताल में वो उनकी अयादत के लिए आए थे और अब घर आए मेहमान को ये नहीं कहा जा सकता कि क्यों मिलने आए हो। शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि जब मेरे बहनोई की वफात हुई तो मैंने पैरोल पर रिहाई मांगी ताकि जनाजे में शिरकत कर सकूं, मगर इसकी इजाजत नहीं दी गई। अफगानिस्तान के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान की खुशहाली का रास्ता पाकिस्तान से जुड़ा है और अगर अफगानिस्तान इस्तेहकाम चाहता है तो इसे पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना होंगे। ईरान के बॉर्डर पर सूरत हाल के बारे में उनका कहना था कि फिलहाल हालात काबू में हैं, जबकि इंडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जंग में इंडिया को शिकस्त दी, ताहम खतरा अभी तक मुकम्मल तौर पर टला नहीं है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई सूबे में कहीं भी फौजी ऑपरेशन की मुखालफत करती आई है, लेकिन इसके बावजूद मुतवक्के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के पेश नज़र रवा माह के आगाज में वजीर आला सुहेल अफरीदी के अपने इलाके से नकल मकानी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इससे कबल सरकारी खबर रसा एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने खबर दी थी कि तीरा के 24 रुकनी जिरगे से होने वाले मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद 10 जनवरी से इनखला शुरू होगा, जो 25 जनवरी तक जारी रहेगा। मुकामी हुकाम ने भी इस बात की तस्दीक करते हुए बताया था कि वादी तीरा से नकल मकानी का सिलसिला 24 रुकनी जिरगे और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात के बाद शुरू हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते तहसील बाड़ा के चेयरमैन मुफ्ती कफील ने बताया था कि 24 रुकनी जिरगे के इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद लोगों की नकल मकानी का सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है और रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स पर गाड़ियों की कतारें देखी जा सकती हैं। कुदरती आफात से निपटने वाले इदारे सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी पीडीएमए के एक ओहदेदार का भी कहना है कि नकल मकानी करने वाले अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है और इसके लिए एक कैंप भी पाइंदा चीना के मुकाम पर कायम किया गया है। इस अमल के शुरू होने के तकरीबन 10 रोज बाद अब वजीर आला सुहेल अफरीदी ने दावा किया है कि तीरा में ऑपरेशन का मकसद सियासी अज़ाइम पूरे करना है। जुमेरात के रोज खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने अपने एक्स अकाउंट पर जारी बयान में दावा किया कि इस वक्त तीरा का ऑपरेशन और लोगों का जबरदस्ती इनखला बंद कमरों का फैसला है, जिसका मकसद सियासी अज़ाइम पूरा करना है। सुहेल अफरीदी का मजीद कहना था कि तीरा मेरा घर है, वो लोग मेरे हैं। वजीर आला ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर इंतजामिया के कामों में जबरदस्ती मुदाखलत का इल्जाम भी लगाया है और कहा कि इस तमाम अमल को सुस्त रवि का शिकार बनाया जा रहा है। इससे कबल जिला खैबर से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असम्बली इकबाल अफरीदी, जिनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है, ने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि जिस इलाके में ऑपरेशन और नकल मकानी की बातें हो रही हैं, उस इलाके के मुंतखब अराकीन असम्बली को ना बताया गया और ना ही उन्हें एतमाद में लिया गया है। इस बारे में हम जानते हैं अस्करी उमूर से बाखबर सहाफ़ी मुजम्मिल सोहरवर्दी से। मुजम्मिल साहब, वादी तीरा में मुमकिना फौजी ऑपरेशन, मगर उस सूबे के वजीर आला का ये गिला कि तीरा का ऑपरेशन और लोगों का जबरदस्ती इनखला बंद कमरों का फैसला है, जिसका मकसद सियासी अज़ाइम पूरे करना है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखें, ये वादी तीरा के हवाले से कुछ हकायक जो है ना वो सामने रखें। पहली बात यह है कि वादी तीरा के जो मिशरान हैं, 24 रुकनी मिशरान जो हैं वहाँ पे, उनका और इंतजामिया के दरमियान एक मुआहिदा हुआ दिसंबर में। इंतजामिया का मतलब है सूबाई हुकूमत और तीरा के मिशरान यानी कि वहाँ का मुकामी जरगा, उनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ कि 1 जनवरी से 30 जनवरी तक तीरा के लोग तीरा से इनखला कर देंगे और उसके बाद वहां पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। जो वहां के मिशरान थे, उन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत किए कि हम 1 जनवरी से 30 जनवरी तक इनखला करेंगे। सही। और उसमें ये तय हुआ कि जो फैमिली डिस्प्लेस होगी उसको 50,000 रुपए महीना दिया जाएगा। अगर किसी का घर तबाह होगा उसे 30 लाख दिया जाएगा, किसी का घर डैमेज होगा उसे 10 लाख दिया जाएगा और उसके अलावा भी 2.5 लाख रुपया घर वालों को हर खानदान को दिया जाएगा। नादरा ने रजिस्ट्रेशन करनी थी। 1 जनवरी से इनखला शुरू हो गया। ये मुआहिदा दिसंबर में हुआ। इस मुआहिदे के लिए केपी की सुहेल अफरीदी की हुकूमत ने 4 अरब रुपए के फंड रिलीज किए
जिन में से 2 अरब रुपए रिलीज भी किए जा चुके हैं, लोगों को दिए भी जा चुके हैं। कोई 175 खानदानों ने नादरा के जरिए पैसे ले भी लिए हैं, लोगों की नादरा रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि जो मुआहिदा वहाँ की इंतज़ामिया यानी कि केपी हुकूमत और कौमी और वहाँ के मिशरान के दरमियान हुआ, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है और सुहेल अफरीदी उसमें ऑन बोर्ड थे। उनकी इंतज़ामिया मुआहिदा कर रही थी। अब ठीक है कि उन्होंने इमरान खान के नैरेटिव के प्रेशर में 2 ट्वीट ज़रूर किए हैं, उस पर अब आगे बात कर लेते हैं। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि ये कोई तीरा का ऑपरेशन ना तो किसी बंद गली के बंद कमरों के फैसले के नतीजे में हो रहा है, ना ही ये कोई मेरा मतलब है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिए बगैर हो रहा है। ये मिशरान और हुकूमत के दरमियान मुआहदे के नतीजे में हो रहा है और ये कॉम्पनसेशन के पैसे केपी गवर्नमेंट ने रिलीज किए तो कॉम्पनसेशन दी जा रही। सही, लेकिन मुजम्मिल साहिब, ऑपरेशन की बातें तो काफी देर से हो रही हैं, लेकिन ट्वीट अब क्या गया? इस ताखीर की मुमकिना वजह भला क्या हो सकती है? देखिए, अब एक सोशल मीडिया मुहिम तीरा के हवाले से बन गई। वैसे तो आप देखिए ना, केपी में शुमाली वजीरिस्तान में भी ऑपरेशन होता है, बन्नू में भी पिछले दिनों कर्फ्यू लगा रहा, लेकिन उसकी इतनी सोशल मीडिया हाइप नहीं थी जितनी तीरा की बनी। अब हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि तीरा के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंशियात की मंडी लगती है। सब कुछ बिकता है, जो वीडियोज़ में दिखाया भी गया कि तीरा में पाकिस्तान में मंशियात का सबसे बड़ा बाज़ार लगता है। अब जो बड़े-बड़े मंशियात के स्मगलर हैं, वो इस ऑपरेशन से बड़े परेशान हैं, जो वहाँ पे अब ऑपरेशन शुरू हुआ है, क्योंकि ये ऑपरेशन सिर्फ़ दहशतगर्दों के खिलाफ तो नहीं है, ये मंशियात के डीलरों के खिलाफ भी है, ड्रग डीलर्स के खिलाफ भी है। और उन्होंने सोशल मीडिया हाइप के लिए कुछ बाहर बैठे यूट्यूबर्स को और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को और लोगों को पैसे दिए हैं। ये हसास इदारों की इतलात हैं कि आप तीरा के ऑपरेशन पर शोर मचाएं। ये शोर कभी बन्नू में कर्फ्यू पे तो नहीं मचाया गया, ये कभी शुमाली वजीरिस्तान पे नहीं बनाया गया, ये कभी खैबर पे नहीं मचाया गया, ये सिर्फ तीरा पे मचाया गया है, क्योंकि वहां ड्रग डीलिंग है बहुत बड़ी। और वो जो ड्रग डीलर्स हैं, उनका पैसा इस वक्त हमें सोशल मीडिया पे चलता नजर आ रहा है और उसके नतीजे में हाइप बनती नजर आ रही है। आपको पता है, सोशल मीडिया पे बूस्टिंग भी होती है और ट्रोलिंग भी होती है, ट्रेंडिंग भी होती है। तो तीरा के लिए इस वक्त ड्रग का पैसा बहुत इस्तेमाल हो रहा है ताकि इस ऑपरेशन को कोई रुकवाया जाए। सही, मुजम्मिल सोहरवर्दी, आपका बेहद शुक्रिया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता साल होने वाले अस्करी तनाव के बाद पाकिस्तान ने अपने दिफाई साजो सामान से मुताल्लिक कई अहम मुआहदे किए हैं, जिनमें JF-17 थंडर त्यारा मरकजी हैसियत रखता है। इन मुआहदों के बाद JF-17 में मुतअद्दिद ममालिक की दिलचस्पी देखने में आ रही है, जो पाकिस्तान की दिफाई सनत पर बढ़ते हुए एतमाद का मजहर है। पाकिस्तान के सीनियर साफी वुसअतुल्लाह खान इस पेशरफ्त पर खसूसी तबसरा कर रहे हैं, जिसमें खित्ते की बदलती हुई स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और पाकिस्तान की दिफाई सफारतकारी को उजागर किया गया है। सुनिए वुसअतुल्लाह खान का कॉलम बात से बात। मई में 4 दिन की लड़ाई क्या हुई, बिल्ली के भागों छीका टूट गया। पाकिस्तान धड़ाधड़ JF-17 विमान बेच रहा है, आप अपने तेजस को देख लो। नौबत यह है कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी हथियार और डिफेंस टेक्नोलॉजी के अगले 6 महीने में इसी तरह सौदे होते रहे तो हम IMF की मिन्नत समाजत से जान छुड़ा लेंगे। ये बात कितनी सच है, साल 6 महीने में पता चल ही जाएगा। मगर बहुत से पाकिस्तानी इसका क्रेडिट मोदी जी को दे रहे हैं। ना वो 7 से 10 मई तक युद्धम युद्धा होते और ना ही पाकिस्तानी हथियारों की मार्केट इतनी गर्म होती। इस जंग से पहले पाकिस्तान सिर्फ म्यांमार और नाइजीरिया को थोड़े से JF-17 बेच पाया था, मगर मई के बाद से अजरबैजान ने $4.5 बिलियन के 40 विमानों और उनके साथ जुड़े उपकरणों और टेक्नोलॉजी का ऑर्डर दिया। लीबिया में जनरल हफ्तर की नेशनल आर्मी ने $4 बिलियन के हथियारों और लड़ाकू विमानों का सौदा कर लिया। सूडान ने $1.5 बिलियन के हथियार मांगे हैं। सऊदी अरब के $2 बिलियन के कर्जे के बदले JF-17 देने की बात भी चल रही है।
سعودیوں کے پاس حالانکہ F-15 اور F-35 جیسے دھرندر امریکی ومان موجود ہیں، مگر شاید امریکیوں کے نخرے دیکھتے ہوئے سعودی اپنی خریداری کو ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھنا چاہتے۔ بنگلہ دیش کی وایو سینا کے چیف نے بھی F-17 میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی ٹیکنیکل ٹیم بنگلہ دیشی ایئر فورس کے پرانے جہازوں کی دیکھ ریکھ اور ریڈار سسٹم بھی اپ گریڈ کرے۔ عراق، شری لنکا اور انڈونیشیا نے بھی F-17 کی انکوائری کی ہے۔ ویسے تو یہ ومان 2009 سے پاکستانی ایئر فورس استعمال کر رہی ہے اور 2020 سے اس کا 4.5 جنریشن ماڈل بھی بن رہا ہے، مگر اصلی ٹیسٹنگ پچھلے برس مئی کی جنگ میں ہی ہوئی۔ پاکستانی ایئر فورس ایسے 150 ومان اپنے بیڑے میں رکھنا چاہتی ہے اور باقی ایکسپورٹ ہوں گے۔ F-17 کا 58% سامان پاکستان میں اور 42% چائنا میں تیار ہوتا ہے۔ اس کا انجن رشین ہے، مگر اس ومان کی ساری ڈھلائی پاکستان میں ہی ہوتی ہے۔ رافیل کی قیمت $90 ملین بتائی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں لگ بھگ اتنی ہی خوبیوں والا F-17 25 سے $30 ملین میں پڑتا ہے۔ چنانچہ غریب اور مڈل کلاس دیشوں میں اس کے پاپولر ہونے کی ایک وجہ قیمت بھی ہے۔ اسے کہاں، کیسے، کب استعمال کرنا ہے، ایسی بھی کوئی شرطیں یا پابندیاں نہیں۔ ڈیلیوری ٹائم بھی پچھمی کمپنیوں سے کم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستانی ٹرینر ومانوں اور ڈرونز کی مانگ بھی بڑھ رہی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے ستمبر میں ڈیفنس کوآپریشن کا جو معاہدہ کیا، اس کے بعد سے سعودی عرب نے پاکستانی ڈیفنس انڈسٹری میں پونجی لگانے میں دلچسپی دکھائی ہے۔ اب خبر ہے کہ اس معاہدے میں ترکی بھی شامل ہونا چاہتا ہے۔ ترکی پچھلے 10 برس میں ہتھیار بنانے والے بڑے دیشوں میں شامل ہو گیا ہے۔ اس کے 4th جنریشن ومان کان کے پروجیکٹ میں پاکستان اور سعودی عرب بھی ٹیکنیکل اور آرتھک ساجھیداری کر رہے ہیں۔ اگر شطرنج کے حساب سے دیکھا جائے تو مڈل ایسٹ اور دکشن ایشیا میں نئی گیم سیٹ ہو رہی ہے۔ بھارت اور افغانستان ایک پنے پہ ہیں، بھارت، اسرائیل اور UAE ایک اور پنے پر ہیں، جبکہ چائنا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان الگ طرح کی ساجھیداری ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ایران کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس پہ بھی بھارت، پاکستان، ترکی اور سعودیوں کا پورا دھیان ہے۔ ایران میں اگر کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے جس کا فائدہ امریکہ، اسرائیل اور پھر بھارت اور UAE کے حق میں جاتا ہو تو آپسی چھیچا لیدر ایک اور خطرناک رخ اختیار کر جائے گی۔ وینزویلا کے ڈرامے نے بتا دیا ہے کہ اب جنگل راج کا پرانا زمانہ نئی پوشاک میں آرمبھ ہوا چاہتا ہے، لہٰذا فاسٹن یور سیٹ بیلٹس پلیز۔ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے پہلے اب تک کی خاص خبریں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں دھند اور تیز رفتاری کے باعث ایک ٹرک نہر میں جا گرا، جس کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ ایک خاندان کے افراد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے فیصل آباد ایک میت میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ گلاپور کے قریب دھند کے باعث ان کے ٹرک کو حادثہ پیش آ گیا۔ حادثے میں 14 افراد ہلاک جبکہ 9 زخمی ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ حادثے کے بعد ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی تھیں اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوٹ مومن منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کی لاشیں بھی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوٹ مومن پہنچا دی گئی ہیں۔